हेलो। बेटा एक लोग सुनते रही ना, आवाज़ ना चली जाए क्योंकि इसकी बैटरी है नहीं। ठीक है? एक लोग सुनते रहना। ठीक? गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। स्टडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। मेरा नाम तेजस्वी राज पाठक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं बेटा, हम लोग पढ़ रहे थे ग्रेविटेशन और आज उम्मीद करेंगे कि ये हमारा गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन का लास्ट वीडियो हो और इस वीडियो के बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे। लगभग 50 क्वेश्चंस को करने वाले हैं और आपको उन क्वेश्चंस को करने से समझ में आ जाएगा कि हम अपने एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चंस को टैकल करेंगे और क्वेश्चंस का पूछे जाने का जो तरीका है वो क्या हो सकता है और आप चीज़ों को किस प्रकार पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको लास्ट की क्लास याद हो बेटा, तो लास्ट की क्लास में हम लोगों ने उपग्रहों को पढ़ा था। उपग्रहों को हम लोग इंग्लिश में बेटा सैटेलाइट के नाम से जानते हैं और सैटेलाइट भी हम लोगों ने दो प्रकार के देखे थे। एक देखे थे प्राकृतिक उपग्रह जिन्हें नेचुरल सैटेलाइट कहते थे और दूसरे देखे थे कृत्रिम उपग्रह जिन्हें आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते थे और इनको हमने बहुत विस्तार से एक एक चीजों को पढ़ा था बारीक से। आज हम लोग उसी क्लास के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और आज सबसे पहला जो चीज हम पढ़ने वाले हैं उसे पलायन वेग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पलायन वेग कहते हैं, जिसे इंग्लिश में एस्केप वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? एस्केप वेलोसिटी के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। ये एस्केप वेलोसिटी होता क्या है? जैसा कि आपने शुरुआती क्लास में वेलोसिटी को तो बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ रखा होगा। वेलोसिटी यानी वेग क्या होता है? तो वेग का जो फॉर्मूला हम लोगों ने बेटा देखा था शुरुआती क्लासों में, तो वेग का फॉर्मूला क्या था? तो आपने कहा था वेग इज इक्वल टू होता है विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट बेटा इंग्लिश में, और डिवाइड में समय। डिवाइड में समय, ये था बेटा हमारा वेग यानी वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आज हम लोग पलायन वेग पढ़ने वाले हैं जिसके इसी से एस्केप वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एस्केप वेलोसिटी। ये होता क्या है? तो लिखा है वह न्यूनतम वेग जिससे फेंकने पर कोई निकाय, हम किसी भी पिंड किसी भी निकाय को कितने वेग से फेंकें, कितनी वेलोसिटी से फेंकें कि वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाता है। वो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल एरिया से कहाँ चला जाता है? बाहर चला जाता है तथा पुनः लौटकर वापस कभी नहीं आता। तथा पुनः लौटकर वापस कभी नहीं आता पृथ्वी के भीतर। और इस वेग को ही हम लोग पलायन वेग कहते हैं। तो पलायन वेग यानी एस्केप वेलोसिटी है क्या? वह न्यूनतम वेग जिस वेग से फेंकने पर कोई निकाय पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाता है तथा दोबारा लौटकर धरती पर नहीं आता है, उस न्यूनतम वेग को ही पलायन वेग कहते हैं, जिसे इंग्लिश में एस्केप वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। अभी उस पर चर्चा नहीं करेंगे कि ये कैसे निकला है, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं तो एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा। उस फॉर्मूले से आप किसी भी ग्रह का पलायन वेग निकाल सकते हैं। v यानी वेलोसिटी, e यानी एस्केप वेलोसिटी और e यानी एस्केप। एस्केप वेलोसिटी यानी पलायन वेग का फॉर्मूला क्या होता है? इज इक्वल टू अंडर रूट 2g r। 2g r ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। v इज इक्वल टू अंडर रूट 2g r। ये v का मतलब वेलोसिटी, e का मतलब एस्केप, अंडर रूट लगा है, 2 कांस्टेंट है, g का मतलब गुरुत्वीय त्वरण। जिस भी ग्रह का निकाल रहे हैं गुरुत्वीय त्वरण, उस ग्रह का आपको गुरुत्वीय त्वरण पता होना चाहिए। ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण, जैसे उदाहरण के तौर पर आप अगर पृथ्वी का निकाल रहे हैं तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है? तो आप कहते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप चंद्रमा पर निकाल रहे हैं तो उसका होगा 1.6। आर का मतलब होता है रेडियस यानी ग्रह की त्रिज्या। जिस भी ग्रह का निकाल रहे हैं उस ग्रह की क्या पता होनी चाहिए? त्रिज्या। अगर आपको दो चीजें पता हैं
तो उस ग्रह का पलायन वेग आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होगा वीई, वी का मतलब वेलोसिटी, ई का मतलब एस्केप, इज इक्वल टू अंडर रूट 2 GR। 2 कांस्टेंट हो गया, जी का मतलब गुरुत्वीय त्वरण हो गया जो कि ग्रह का होगा, आर का मतलब त्रिज्या हो गई जो कि ग्रह की होगी। तो पलायन वेग आपको समझ में आया, किस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं, वो फॉर्मूला भी आपके सामने लिख दिया है। पलायन वेग होता क्या है, तो वह न्यूनतम वेग जिससे फेंकने पर कोई निकाय, कोई पिंड, कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के बाहर निकल जाता है तथा पुनः लौटकर धरती पर या पृथ्वी पर या ग्रह पर नहीं आता है, ऐसे न्यूनतम वेग को पलायन वेग कहते हैं, जिसे इंग्लिश में एस्केप वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। इसे वीई से प्रदर्शित करते हैं। और अगर हम बात करें कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना है, तो बेटा पृथ्वी का जो पलायन वेग है वीई, वी का मतलब वेलोसिटी, ई का मतलब एस्केप यानी पलायन, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यानी अगर हम इस पेन को फेंक रहे हैं, तो ये पेन को जैसे ही फेंका थोड़ी देर बाद आकर ये धरती पर गिर गया। हम इस पेन को कितनी स्पीड से फेंकें, कितने वेग से फेंकें कि ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के बाहर चला जाए और दोबारा लौट करना है, तो हम इसे कितनी स्पीड से फेंकेंगे, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इतनी वेलोसिटी से फेंक दें कि यह 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर की दूरी तय कर ले, तो ऐसे वेग को हम लोग पलायन वेग कहते हैं, कि पलायन कर गया, चला गया, अब दोबारा लौट कर नहीं है। चंद्रमा की सतह पर जो पलायन वेग का मान है, वो बेटा कितना है, 2.38 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे फेंकने पर कोई निकाय पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के बाहर चला जाता है तथा पुनः लौटकर धरती पर, पृथ्वी पर नहीं आता है। उस न्यूनतम वेग को ही पलायन वेग कहते हैं, इंग्लिश में एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, वीई से प्रदर्शित करते हैं। इस एस्केप वेलोसिटी को निकालने का फॉर्मूला भी बताया, अंडर रूट 2 GR। जी का मतलब ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण, जिस भी ग्रह पर आप पलायन वेग निकालना चाहते हैं, आर का मतलब ग्रह की त्रिज्या हो गई। फिर 2 पॉइंट याद रखने हैं, पृथ्वी के तल पर जो पलायन वेग है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, और चंद्रमा की सतह पर कितना है, 2.38 मीटर पर सेकंड। अगला है बेटा ग्रह का कक्षीय वेग, ग्रह का कक्षीय वेग। अगला क्या निकालना है बेटा, ग्रह का कक्षीय वेग। ये ग्रह का कक्षीय वेग क्या होता है, या उपग्रह का कक्षीय वेग क्या होता है, उसको समझते हैं। सबसे पहले तो आपने देखा ये पृथ्वी है, उदाहरण के तौर पर हमने मान रखा है ये पृथ्वी है, और ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला एक उपग्रह, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला ये उपग्रह हमने मान लिया। ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ये एक उपग्रह है बेटा, ये उपग्रह मान लिया हमने, ये एक उपग्रह जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ये पृथ्वी की त्रिज्या है, जिसे हम लोगों ने आर ही कह दिया। क्या कह दिया, आर ई, यानी रेडियस ऑफ अर्थ। आर का मतलब रेडियस, ई का मतलब ऑफ अर्थ। और ये जो उपग्रह है ये पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर है, उदाहरण के तौर पर कितनी ऊंचाई पर है, h ऊंचाई पर है। तो जब ये पृथ्वी की सतह पर ऐसे गोलाकार कक्षा में चक्कर लगा रहा होगा, तो इसका कुछ ना कुछ तो वेग होगा ना, उसी वेग को कक्षीय वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, कक्षीय वेग कहते हैं। तो लिखेंगे क्या, जब कोई उपग्रह, जब कोई उपग्रह, जब कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर जिस वेग से, जिस वेग से, जिस वेग से चक्कर लगा रहा होता है, लगा रहा होता है, उस वेग को, उस वेग को कक्षीय वेग कहते हैं। कक्षीय वेग कहते हैं। यानी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला जो उपग्रह है, जिस भी वेग से चक्कर काट रहा होगा, उस वेग को हम लोग किस वेग के नाम से जानते हैं, कक्षीय वेग के नाम से जानते हैं। कक्षा को कहते हैं ऑर्बिट। क्या कहते हैं, ऑर्बिट। तो इसे, इसे v यानी वेलोसिटी, o का यानी ऑर्बिट, ऑर्बिटल वेलोसिटी vo से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं।
किससे प्रदर्शित करते हैं? वीओ से प्रदर्शित करते हैं। वी का मतलब बेटा हो गया वेलोसिटी, ओ का मतलब हो गया ऑर्बिटल, ऑर्बिटल वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? वीओ इज इक्वल टू आर ई अंडर रूट जीई अपॉन आर ई प्लस एच। क्या फॉर्मूला होता है, जरा एक बार बताएंगे आप फिर से? तो हमने लिख रखा है फॉर्मूला क्या होता है। तो वी ओ यानी ऑर्बिटल इज इक्वल टू आर ई अंडर रूट जी ई अपॉन आर ई प्लस एच। ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आपको केवल याद रखना है, बस कहाँ काम आएगा वो हम आपको आगे बताने वाले हैं। ये आर ई क्या है? आर का मतलब रेडियस, ई का मतलब अर्थ। तो आर ई का मतलब होता है रेडियस ऑफ अर्थ, बेटा यहाँ लिखे दे रहे। वी का मतलब वी नॉट तो आप जानते ही हैं, कक्षीय वेग हो गया, कक्षीय वेग हो गया। आर ई का मतलब रेडियस ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या हो गई बेटा। बेटा जीई पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण हो गया, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण हो गया। एच पृथ्वी के तल से ऊंचाई हो, पृथ्वी के तल से उपग्रह की ऊंचाई हो गई। तो सबसे पहले हम लोगों ने उपग्रह का कक्षीय वेग देखा। तो आपको उपग्रह पता है? उपग्रह क्या होते हैं? जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। हम पृथ्वी पर रह रहे हैं, तो हम पृथ्वी को सापेक्ष मानकर चीजों को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमने देखा पृथ्वी के चारों ओर कोई चक्कर काट रहा है, और जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काट रहा है यानी ग्रह के चारों ओर चक्कर काट रहा है वो उपग्रह है। जो चक्कर काट रहा है, तो चक्कर काटने के लिए उसको वेग की आवश्यकता होगी, कहेंगे बिल्कुल होगी। तो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटने वाला उपग्रह जिस वेग से पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काटता है उसे हम लोग कक्षीय वेग कहते हैं, उसे वी नॉट से प्रदर्शित करते हैं। उसका फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, आर ई, आर ई का मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, अंडर रूट जी ई अपॉन आर ई प्लस एच। यहाँ पर वी नॉट क्या है? कक्षीय वेग है। आर ई का मतलब रेडियस ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की त्रिज्या हो गई। जी का मतलब हो गया पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, और एच का मतलब जितनी ऊंचाई पर है पृथ्वी के तल से, तो पृथ्वी के तल से एच ऊंचाई पर ये चक्कर काटने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि उपग्रह का कक्षीय वेग क्या होता है। इतनी बात सभी को समझ में आई है कि नहीं आई है? फटाफट सभी लोग कमेंट करके बताएंगे क्या आपको ये दो चीजें समझ में आई हैं। पहला पलायन वेग, दूसरा कक्षीय चाल या कक्षीय वेग। फटाक से बताएंगे सभी लोग। धर्मेंद्र कुमार, हाँ प्रधान जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए अब हम लोग देखते हैं उपग्रह का परिक्रमण काल। बहुत शानदार। अब हम लोग देखते हैं उपग्रह का परिक्रमण काल। परिक्रमण काल का मतलब चक्कर काटने में लगा समय। परिक्रमण काल का मतलब चक्कर काटने में लगा समय। जब कोई उपग्रह, जब कोई उपग्रह, उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर कक्षीय वेग से, कक्षीय वेग जो कि अभी हमने आपको बताया है, वेग से चक्कर लगा रहा होता है, चक्कर लगा रहा होता है, तो चक्कर लगाने में लगा समय, लगा समय, लगा समय उपग्रह का परिक्रमण काल, परिक्रमण काल को बेटा टाइम पीरियड कहते हैं। उपग्रह का परिक्रमण काल कहलाता है। उपग्रह का परिक्रमण काल
कहलाता है। इसे बेटा टी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? टी से। ये पॉइंट याद रखेंगे आप पहला। दूसरा, इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। और अगर हम फॉर्मूले की बात करें, फॉर्मूला क्या होगा? तो कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 2 पाई आर ई प्लस एच की होल पावर 3/2 अपॉन आर ई अंडर रूट जी ई। ये इसका फॉर्मूला होगा। क्या फॉर्मूला होगा? एक बार फिर से देखेंगे। तो हमने क्या बताया? सबसे पहले आपको परिक्रमण काल बताया। परिक्रमण काल का मतलब आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि कोई भी उपग्रह जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, उसके पास कुछ ना कुछ वेग होगा। उस वेग को कक्षीय वेग कहेंगे और चक्कर लगाने में समय को क्या कहेंगे? परिक्रमण काल। तो उपग्रह का परिक्रमण काल, जब कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर कक्षीय वेग से चक्कर लगा रहा होता है, तो चक्कर लगाने में लगे समय को उपग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं। इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। टी इज इक्वल टू 2 पाई आर ई प्लस एच की होल पावर 3/2 अपॉन आर ई अंडर रूट जी ई। ये इसका फॉर्मूला होता है। आर ई का मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, एच का मतलब एच ऊंचाई पर चक्कर काट रहा है, आर ई का मतलब रेडियस ऑफ अर्थ और जी का मतलब गुरुत्वीय त्वरण जो कि पृथ्वी की सतह पर होता है। तो फॉर्मूला लिखकर आया टी इज इक्वल टू 2 पाई आर ई प्लस एच की होल पावर 3/2 अपॉन आर ई और अंडर रूट में क्या है बेटा? जी ई होता है। ये भी आपको याद रखना है उपग्रह का परिक्रमण काल, क्योंकि अभी आगे चल के हम इसमें जरूर कुछ ना कुछ संबंध को पढ़ने वाले हैं। तो ये अभी हमने दूसरा टॉपिक पढ़ा, उपग्रह का परिक्रमण। अब देखते हैं बेटा, एक तीसरा टॉपिक भी है हमारे पास। वो तीसरा टॉपिक क्या है? तीसरा है, छोटा सा है बेटा। आपने अभी अभी पलायन वेग पढ़ा है? आप कहेंगे बिल्कुल पढ़ा है। पलायन वेग क्या पढ़ा अभी? पलायन वेग। अगला एक छोटा सा टॉपिक है, पलायन वेग, जिसके एस्केप वेलोसिटी वीई के कहते हैं। क्या कहते हैं? वीई। तथा तथा कक्षीय वेग, कक्षीय वेग में संबंध, में संबंध। इसका केवल फॉर्मूला याद रखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला होने वाला है। इसमें संबंध निकालने हैं। पलायन वेग और कक्षीय वेग में संबंध को स्थापित कर रहे हैं। जिसके फॉर्मूले की अगर बात करें, तो जैसा कि आप लोगों ने अभी 2GRE से रिलेटेड देखा होगा एक फॉर्मूला, 2GRE से रिलेटेड एक फॉर्मूला देखा होगा। तो चलो उसको ही देख लेते हैं आगे। सबसे पहले VE, V का मतलब वेलोसिटी, E का मतलब इसके, इज इक्वल टू होता है अंडर रूट 2VO। VO, ये आप रिलेशन बस याद रखना। यहाँ पर अगर VE की बात करें, तो VE का मतलब हो गया पलायन वेग, पलायन वेग जिसके एस्केप वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। रूट 2 तो आप जानते हैं। VO हो गया कक्षीय वेग, जिसे ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं, कक्षीय वेग। तो इस संबंध को भी आप याद रखेंगे कि पलायन वेग और कक्षीय वेग में क्या संबंध होता है। तो बेटा VE इज इक्वल टू अंडर रूट 2VO। O का मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी से रिप्रेजेंट हो गया। तो अभी तक हम लोगों ने किन किन चीजों को देखा बेटा? सबसे पहला हम लोगों ने पलायन वेग पढ़ा। पलायन वेग को पढ़ने के बाद बेटा हम लोगों ने कक्षीय वेग को पढ़ा। कक्षीय वेग को पढ़ने के बाद बेटा हम लोगों ने परिक्रमण काल को पढ़ा। और चौथा जो हमने पढ़ा, पलायन वेग और कक्षीय वेग में संबंध को पढ़ा। अब हम लोग आगे क्या देखने वाले हैं? अब हम लोग देखने वाले हैं ये जो 3-4 टॉपिक पढ़े। सबसे पहला पलायन वेग, दूसरा उपग्रह का कक्षीय वेग, तीसरा उपग्रह का परिक्रमण काल और चौथा पलायन वेग और कक्षीय वेग में संबंध। अब इन 4 टॉपिक के निष्कर्ष पर हम लोग पहुंचने का प्रयास करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के यहीं से बनेंगे। देखना बेटा क्या है। ये 3 पॉइंट लिखे हुए हैं। इन तीनों पॉइंटों को बहुत गंभीरता से पढ़ना है। पहला क्या है? उपरोक्त समीकरण से सिद्ध होता है। कौन कौन से समीकरण? पहले 2 समीकरण है, वी नॉट इज इक्वल टू या वी ओ इज इक्वल टू आर ई अंडर रूट जी ई अपॉन आर ई प्लस एच। ये एक समीकरण है। कौन सा समीकरण है? तो आप कहेंगे वी ओ इज इक्वल टू आर ई अंडर रूट
RE प्लस H अपॉन GE। देखो ये वाला समीकरण कौन सा है? तो आप कहेंगे भैया ये कक्षीय, किसका समीकरण है? कक्षीय वेग का समीकरण है। किसका समीकरण है? कक्षीय वेग। हमने उल्टा लिख दिया बेटा, लग रहा है। हाँ उल्टा लिख दिया, सॉरी, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। RE ये वाला समीकरण, GE अपॉन RE प्लस H, GE अपॉन RE प्लस, उल्टा लिख दिया है, रेसिप्रोकल। क्या लिख रहे हैं? एक सेकंड रुक जाना बेटा। RE लिखा है, चलिए यहीं देख लेते हैं, यहीं देख लेते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया मामला। VO यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू RE अंडर रूट GE अपॉन RE प्लस H। ये जो पिंड या जो निकाय था, ये जो चक्कर काट रहा था, इसका द्रव्यमान मान लिया m। द्रव्यमान क्या मान लिया था? स्मॉल m मान लिया। और ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है बेटा? कैपिटल M। ये जो छोटा सा निकाय या उपग्रह जो चक्कर काट रहा है, उसका द्रव्यमान स्मॉल m था, और ये जो पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M। तो एक छोटी सी बात बताएं, आप इसमें देखकर बताएं, क्या इसमें आपको इस समीकरण में कहीं स्मॉल m दिख रहा है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं दिख रहा है। इसका मतलब जो कक्षीय वेग होता है वो उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। देख लीजिए आप पहले, स्मॉल m द्रव्यमान है किसका? इस उपग्रह का जो चक्कर काटने की कोशिश कर रहा है। और जब हम लोगों ने कक्षीय वेग निकाला था, तो इस कक्षीय वेग में क्या आपको कहीं पर भी स्मॉल m दिख रहा है? आप कहेंगे नहीं दिख रहा है। तो स्मॉल m है क्या? तो स्मॉल m है इस उपग्रह का द्रव्यमान। तो वही पहला पॉइंट लिखा हुआ है, उपरोक्त समीकरण से सिद्ध होता है कि उपग्रह का कक्षीय वेग परिक्रमण काल, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। परिक्रमण काल पर भी निर्भर नहीं करता है। अब परिक्रमण काल का सूत्र क्या था? ये था, ठीक है। तो उपग्रह का जो द्रव्यमान है, स्मॉल m था ना, जो चक्कर काट रहा था, क्या इस फॉर्मूले में भी आपको कहीं स्मॉल m दिख रहा है? आप कहेंगे नहीं दिख रहा है। तो पहला पॉइंट वही लिखा हुआ है, उपरोक्त दोनों समीकरण कौन कौन से, एक V नॉट वाला, एक T वाला, इन दोनों समीकरणों से क्या सिद्ध होता है कि उपग्रह का कक्षीय वेग परिक्रमण काल और द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ये पहला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा, ऊंचाई बढ़ने से परिक्रमण काल की अवधि बढ़ती है तथा कक्षीय वेग का मान कम होता है। ये दो पॉइंट हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? ऊंचाई अगर बढ़ा देंगे तो परिक्रमण काल की अवधि बढ़ जाएगी। साधारण सी बात है, इसको आप ऐसे समझे, ये पृथ्वी है, एक व्यक्ति पृथ्वी के चारों ओर यहाँ चक्कर काट रहा है। आप बताइएगा, तो यहाँ से यहाँ तक की हमने मान ली 10 किलोमीटर की दूरी है। अब दूसरा यहाँ से काट रहा है, तो एक छोटी सी बात बताएं, जब दूरी से काटेगा, जब दूरी से चक्कर काट रहा होगा, तो चक्कर काटने में समय ज़्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा? कहेंगे बिल्कुल लगेगा। जब समय ज़्यादा लग रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? समय ज़्यादा लगने का मतलब परिक्रमण काल का टाइम क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। वही लिखा हुआ है कि ऊंचाई के बढ़ने से परिक्रमण काल की अवधि बढ़ती है तथा कक्षीय वेग का मान कम होता है। इधर देखिए, ऊंचाई बढ़ रही है, ऊंचाई बढ़ रही है। देखिए, ये जो V नॉट है, ये रेसिप्रोकल में लिखा है, व्युत्क्रमानुपाती में लिखा हुआ है। ऊंचाई बढ़ रही है, ऊंचाई अगर बढ़ेगी तो देखो ये जो कक्षीय वेग है उसका मान क्या होगा? कम होगा, क्योंकि रेसिप्रोकल में लिखा है। सामने सामने लिखा होता तो ये बढ़ता, तो ये बढ़ता, पर रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रमानुपाती में लिखा हुआ है, तो ऊंचाई बढ़ने से V नॉट यानी कक्षीय वेग का मान क्या होता है? कम होता है। और ऊंचाई यहाँ लिखी हुई है, ऊंचाई बढ़ने से, अगर ऊंचाई बढ़ रही है तो परिक्रमण काल तो सामने लिखा हुआ है ना, परिक्रमण काल का मान बढ़ता है। ये दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट क्या देखा था हम लोगों ने कि भैया उपग्रह का जो द्रव्यमान है वो किसी पर भी निर्भर नहीं करता, चाहे कक्षीय वेग हो चाहे परिक्रमण काल हो। फिर दूसरा क्या देखा? ऊंचाई बढ़ने से परिक्रमण काल बढ़ता है और कक्षीय वेग का मान क्या होता है? कम होता है। ये दो पॉइंट आपको बहुत बेहतरीन तरीके से याद होने चाहिए। तीसरा, पृथ्वी के तल के निकट h बराबर 0, हमने मान लिया कि कोई भी निकाय था जो चक्कर काट रहा था, ये पृथ्वी थी। हमने मान लिया कि पृथ्वी के बहुत नजदीक चक्कर काट रहा है, और हमने मान लिया कि जो ऊंचाई है वो 0 है, ना के बराबर, पृथ्वी की तुलना में ना के बराबर। तो उस स्थिति में कक्षीय वेग यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होगी? 8 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से कोई भी उपग्रह पृथ्वी के निकट चक्कर काट रहा होगा। तो जब ऊंचाई 0 हो जाएगी, तो बेटा पृथ्वी के निकट चक्कर काट रहे उपग्रह का कक्षीय वेग कितना हो जाएगा? 8 किलोमीटर पर सेकंड। वहीं पर परिक्रमण काल की बात करें, इसी फॉर्मूले से सब निकलना है। यहाँ पर ऊंचाई को 0 कर दिया, ऊंचाई ना के बराबर कर दी, तो इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू को रखने के बाद जो हमारी वैल्यू आई है वो आई है 8 किलोमीटर पर सेकंड, कक्षीय वेग हो गया।
परिक्रमण काल की अगर बात करें तो 84 मिनट निकलेगा। कैसे निकलेगा? h 0 कर देंगे, इस पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व कर देंगे, जो कि हमारा पार्ट नहीं है। बस आप इतनी बात याद रखेंगे कि भैया ये जो परिक्रमण काल है कितना निकल कर आएगा? 84 मिनट निकल कर आएगा। तो सबसे पहले पलायन वेग पढ़ा। पलायन वेग क्या होता है? वह न्यूनतम वेग जिससे फेंकने पर कोई निकाय पृथ्वी की कक्षा से बाहर चला जाता है तथा पुनः लौटकर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में नहीं आता है या पृथ्वी की सतह पर नहीं आता है। ऐसे न्यूनतम वेग को पलायन वेग कहते हैं। अगर हम पलायन वेग के मान की बात करें तो पृथ्वी की सतह पर 11.2 होता है और वहीं चंद्रमा पर 2.38 होता है। फिर इसके बाद उपग्रह का कक्षीय वेग पढ़ा। कक्षीय वेग का फॉर्मूला निकाला। कक्षीय वेग क्या होता है? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काट रहे उपग्रह की चाल या वेग को ही कक्षीय वेग कहते हैं, जिसे v0 से प्रदर्शित करते हैं। v0 इज इक्वल टू RE अंडर रूट GE अपॉन RE प्लस H होता है। इसके बाद हम लोगों ने बेटा उपग्रह का देखा परिक्रमण काल। परिक्रमण काल का मतलब चक्कर काटने में लगा समय, जो कि t से प्रदर्शित हो रहा था। t इज इक्वल टू 2 पाई ब्रैकेट में RE प्लस H की होल पावर 3/2 अपॉन में RE अंडर रूट GE। इसका हम लोगों ने फॉर्मूला देखा। फिर इसके बाद हम लोगों ने पलायन वेग और पलायन वेग के साथ साथ हम लोगों ने कक्षीय वेग में संबंध देखा। पलायन वेग VE इज इक्वल टू अंडर रूट 2 VO। VO का मतलब होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी, जिसे कक्षीय वेग के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम लोगों ने निष्कर्ष देखे। उपरोक्त समीकरणों से सिद्ध होता था कि भैया ये जो उपग्रह का द्रव्यमान है ये परिक्रमण काल और कक्षीय वेग पर निर्भर नहीं करता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि ऊंचाई बढ़ने से परिक्रमण काल का मान बढ़ता है लेकिन कक्षीय वेग का मान कम हो जाता है। और तीसरा, पृथ्वी के अत्यधिक निकट चक्कर काट रहे उपग्रह का जो कक्षीय वेग है वो कितना होगा? 8 किलोमीटर पर सेकंड और परिक्रमण काल लगभग 84 मिनट होगा। क्या इतनी बात सभी को क्लियर है? फटाफट फटाफट सभी लोग बताएंगे। क्या यहाँ तक की बात सभी को क्लियर है?